बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस के हवाले से पढ़ा था, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको प्रूव करवाया था। इधर देखिए शाबाश। आज का जो टॉपिक है वो बजाते खुद इंथाल्पी के हवाले से है। तो इंथाल्पी को तो हमने पढ़ा है, लेकिन कभी कभार ऐसे आता है कि आप प्रूव करें कि इंथाल्पी जब आप किसी सिस्टम की कैलकुलेट करते हैं वो बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सपोज एक बीकर है और इसमें लिक्विड है। इस बीकर को जब आप हीट देते हैं तो इधर देखें, इस बीकर के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट स्टोर होता है उसे एंथैल्पी कहते हैं, और सराउंडिंग में जो हीट अवेलेबल है उसे सिंपली हीट कहते हैं। तो हीट के लिए जो इक्वेशन हम सराउंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक, वो ये है जब आप किसी सिस्टम को हीट दे दें तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और उसके साथ वर्क डन करता है। अगर उसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है तो हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। एक पॉइंट। अब इंथैल्पी हम पढ़ते हैं कि सिस्टम के अंदर जो हीट है उसका क्या इक्वेशन है, तो सिंपली उसके लिए भी यही है कि क्यू को आप एच से रिप्लेस करें, और अगेन चेंजेस सेम है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और अगेन आपका जो पिस्टन है वो मूवेबल है तो इंटरनल प्रेशर से प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा और ये ऊपर जाएगा। तो इंडीड दोनों सेम है, लेकिन एक सराउंडिंग का हीट है और एक उस सिस्टम का खुद हीट है। तो देखिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे और वहां से इसको प्रूफ करेंगे। इधर देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने ये पढ़ा था कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करता है। ये तो याद है ना। अब आप कंसिडर करें कि ये यही सिस्टम है, इसकी अपनी हीट है जो आपने प्रोवाइड की है, इसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है और इसने कई अब स्पेसिफिक वर्क डन किया है। तो देखिए जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ये सपोज पहले एक बीकर है और इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब आपने हीट प्रोवाइड नहीं की तो इन मॉलिक्यूल्स की अपनी कोई इंटरनल एनर्जी है, उनको मैं कंसिडर करता हूँ E1। जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इन मॉलिक्यूल का कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस पिस्टन के ऊपर दबाव आएगा और ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। तो देखिए जब इसकी अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, हम सपोज करते हैं कि 2 जूल है, लेकिन जब आपने हीट दे दी है तो आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा कंसिडर इट एज E2। इसके अलावा इसका जो पहले वॉल्यूम था वो है V1, लेकिन जब आपने एनर्जी बढ़ाई है, इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क डन हुआ है, तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज आया है दैट इज V2। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? तो कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप कंसिडर करें जब आप इस सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम इसके इंटरनल एनर्जी चेंज करता है और उसके साथ साथ वर्क डन भी करता है, मतलब वॉल्यूम उसका चेंज करता है। अब इधर देखें, अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो अगर पहले E1 है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू E2। इसके अलावा अगर वॉल्यूम पहले V1 है, अब वॉल्यूम होगी V2। आप कंसिडर करें कि पहले वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है और वर्क डन के बाद वो 2 लीटर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज आया है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ है। अब इधर देखिए, चेंजेस की वजह से इस इक्वेशन में हम चेंजेस कर सकते हैं। वहाँ इक्वेशन बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन E2 माइनस E1, क्योंकि इस सिस्टम की एनर्जी में चेंज आया है और P अपनी जगह और वॉल्यूम V2 माइनस V1, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है, जो नेट चेंज है हम हायर से लो को माइनस करते हैं। अब इधर देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो पहले देखिए E2 माइनस E1 अपनी जगह, इस P को जब आप V2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो PV2 और V1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो PV1। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? अब देखिए जहाँ पे 2 लिखा है वो चीज़ें आप क्या करें, इनको नज़दीक लिखें, और जहाँ E1 P1 है उसको भी नज़दीक लिखें। तो देखिए ये E2 अपनी जगह और इस PV2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो E2 प्लस प्लस है ना,
PV2। अब इधर देखिए ये है माइनस, और माइनस को मैंने कॉमन लिया है। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो E1 अपनी जगह आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस P1 PV1। समझ आ रही स्टेप की ना, बहुत इजी है। अब इधर देखिए हमने तो स्टार्ट में यही अखज़ किया है कि एंथैल्पी और हीट दोनों सेम चीजें हैं, और हमने ये अखज़ किया है कि जो एंथैल्पी है वो बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के। और इधर देखिए यहाँ भी अगर आप देखें तो ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, वर्क डन, लेकिन ये फाइनल है। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और 1 है, तो ये इनिशियल है ना। 2 फाइनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और 1 इनिशियल के लिए। पहले इस सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी थी E1, पहले इसका वॉल्यूम था P1, लेकिन जब आपने हीट दे दी है तो आपने एनर्जी बढ़ाई है टू E2, और इस तरह वॉल्यूम भी बढ़ चुका है टू E2। तो हमेशा हम लार्जर से स्मॉलर को माइनस करते हैं। तो देखिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ H1, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ H2, क्योंकि E प्लस PV H के बराबर है। तो यहाँ 2 है, तो H के साथ मैं लिख लूंगा H2, क्योंकि ये सारा एंथैल्पी के बराबर है। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो देखिए इसकी जगह मैंने लिखा है H2, और ओवरऑल इसकी जगह है H1। अब जब चेंज आता है और हायर से लोअर माइनस करते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। तो ये प्रूव हो चुका है कि हीट और एंथैल्पी दोनों बराबर है, दोनों एक ही चीज है। जब सिस्टम के अंदर हो उसे एंथैल्पी कहते हैं, और जो सराउंडिंग में हो उसे हीट कहते हैं। दोनों का इक्वेशन भी सेम है। अब इधर देखिए इक्वेशन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज, जब आप हीट देते हैं तो हीट इंटरनल एनर्जी चेंज करता है और वर्क डन करता है। तो सेम एंथैल्पी के लिए भी है, एंथैल्पी देते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। फर्क सिर्फ ये है कि ये सिस्टम के अंदर और ये सराउंडिंग में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए इसी एंथैल्पी की जो इक्वेशन है, ये अगर हम सॉलिड या लिक्विड के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड और लिक्विड में कंप्रेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो अगर आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। तो सॉलिड और लिक्विड का जो नेट वॉल्यूम चेंज है वो तकरीबन 0 के बराबर है। तो इसी एंथैल्पी का ये इक्वेशन उठाए जो अभी हमने प्रूफ किया था, या ये वाला इक्वेशन उठाए, जो भी हो। तो देखिए वैसे ओवरऑल हम पढ़ते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। सो एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E, और ये आ जाएगा P डेल्टा V। सो H विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपनी जगह, P अपनी जगह, और सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम क्या है, 0 के बराबर है। 0 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इज इक्वल टू 0। तो जो एंथैल्पी है दैट वुड बी इक्वल टू तो इंटरनल एनर्जी। तो हम ये कहते हैं कि जब आपके पास सॉलिड या लिक्विड हो, उनके लिए एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के बराबर है। यानी यहाँ पे जो हीट आप देते हैं सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होता है। और अगर गैसेस है तो गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉल्यूम 0 के बराबर नहीं है। तो जो चेंज इन एंथैल्पी होगी दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस P डेल्टा V। ये इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा और ये प्रेशर वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पिस्टन फिक्स ना हो, पिस्टन मूवेबल हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इधर देखें एंथैल्पी की इक्वेशन को ऐसे भी कभी कभार लिखते हैं। देखिए PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन याद है ना, PV इज इक्वल टू nRT। मैंने आप लोगों से कहा था कि बॉयल्स लॉ, इसके अलावा चार्ल्स लॉ और इसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ, तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं ना तो इससे आइडियल गैस इक्वेशन बन जाता है। किस तरह से? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन मोल। कांस्टेंट, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट, और T N और नीचे P। और कांस्टेंट के लिए कौन सा कांस्टेंट है? R, याद है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T और N अपनी जगह, और इस P को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। सो PV इज इक्वल टू RTN या nRT। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए ये एंथैल्पी की इक्वेशन में
क्या मौजूद हैं, पीवी ऑलरेडी मौजूद हैं, देखते हैं ना पीवी, तो जहां पीवी हो पीवी के बजाय आप डायरेक्टली लिखे एनआरटी, तो ये भी एंथैल्पी का इक्वेशन है। और चेंज इन मोल कैसे कैलकुलेट करें, केमिकल इक्विलिब्रियम याद होगा, उसमें हम कहते थे सम ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने क्यों लिखा है, इस पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकते हैं। किस तरह से, आपसे कहा जाएगा कि आप एंथैल्पी कैलकुलेट करें। सपोज अगर इंटरनल एनर्जी 2 जूल है और आपके पास रिएक्टेंट के इतने मोल है, प्रोडक्ट के इतने मोल है, एवोगैड्रोस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद करनी है, और टेम्परेचर जो लास्ट में इंशाल्लाह करेंगे। अब इधर देखिए, कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है जो लास्ट में है, लेकिन वो इसके बाद पढ़ेंगे। हमने स्टेट और पाथ फंक्शन की डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो, उसमें हमने ये कहा था कि ऐसे फंक्शन जिसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू से कैलकुलेट करें उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं, और ऐसे फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू से भी और पाथ से भी कैलकुलेट करते हैं उसे पाथ फंक्शन कहते हैं, याद है ना। और हमें उसमें ये कहा था कि सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस चैप्टर में हम पाथ फंक्शन कंसिडर करते हैं, एक है वर्क और दूसरा हीट है। अब एंथैल्पी और हीट एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन एंथैल्पी सिस्टम का हीट है और सराउंडिंग का हीट अपना हीट है। लेकिन फर्क देखिए, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है और वर्क पाथ फंक्शन है, और दोनों हीट है। आपके ख्याल से क्यों डिफरेंट है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इधर देखिए, शाबाश, इधर देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंथैल्पी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए एंथैल्पी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। आप किसी रिएक्शन का हीट कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि आप उसका केमिकल रिएक्शन करेंगे और उसके बाद जो नेट चेंजेस होंगी थर्मामीटर से, उसका टेम्परेचर वगैरह, उसकी हीट वैल्यू, उसका कितना वॉल्यूम में चेंज आया है, एक्सपेरिमेंटली नोट आउट करेंगे और उसके बाद उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एंथैल्पी को थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले हिस लॉ पढ़नी होगी, तो इस पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। नेक्स्ट ये है कि एंथैल्पी का क्या यूनिट है, तो एंथैल्पी हीट है और हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जॉल है, तो लिहाजा एंथैल्पी का भी यूनिट जॉल है। तो ये जॉल भी हो सकता है और किलो जॉल भी हो सकता है, तो दोनों इसके यूनिट्स हैं। जल्दी करें ज़रा इसको।